अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। यूएसए के मिड टर्म इलेक्शन, फेडरल रिजर्व, सीपीआई का ओवरऑल क्या इंपैक्ट हो सकता है वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, और वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट जब गेन करती है तो उसके कितने टाइम बाद क्रिप्टो गेन करती है, ओवरऑल इसका सिनेरियो होता है क्या है, कोरिलेटेड होते हैं किस तरीके से हैं, या ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ बातें हैं। आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को शॉर्टर रिव्यू के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, साथ में दिन की कुछ अहम खबरों को भी जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते चलें, आपको जो है वर्ल्ड वाइड ग्रीन नजर आता है, जिसमें चाइना से लेकर कनाडा तक और मैक्सिको तक और ऑस्ट्रेलिया तक जो है हमें गेन नजर आता है। इधर बहुत ही रेयर सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमें वर्ल्ड वाइड गेन नजर आता है। ऑल्दो वर्ल्ड वाइड गेन का मतलब ये होता है कि अब जो ट्रेडर प्रॉफिट में अब यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल के वो क्रिप्टो में लेकर आएगा, और क्रिप्टो में आपको जो है वो 1 या 2 दिन बाद जो है वो गेन नजर आता है। नॉर्मल सिनेरियो में इसी तरीके का होता है। तो अब आपको इस बात से अंदाजा हो चुका होगा, जब स्टॉक क्रैश करती है तो फौरी क्रिप्टो भी जो है क्रैश करने लग जाती है, लेकिन जब स्टॉक पंप करती है तो क्रिप्टो जो है वो उसके 1 या 2 दिन बाद जो है वो पंप करती है। यहाँ यानी कि सपोज डेट के स्टॉक रेगुलरली कॉन्स्टेंटली जो है वो 2 दिन तक अगर पंप करेगी तो उसके 1 दिन बाद जो है वो हमें बिटकॉइन में थोड़ा बहुत गेन नजर आता है। फिर ग्रेजुअली तमाम चीज़ें प्रोग्रेसिवली चलती रहती हैं। अब नेक्स्ट हमें नजर आता है डॉज कॉइन जो है वो पंप करा, क्योंकि एलन मस्क दोबारा जो एग्री हो गए ट्विटर को बाय करने के लिए। इस चीज़ को थोड़ा समझ ले, डॉज कॉइन का यूज केस जो है वो पहले से ही मौजूद है। टेस्ला की वेबसाइट पे जाकर आप डॉज कॉइन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को, जो उनके स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रोबोट कार वगैरह इस किस्म की चीज़ें हैं, उनको आप डॉज कॉइन से बाय कर सकते हैं। तो डॉज कॉइन का यूज केस मौजूद है। ऐसा नहीं है कि डॉज कॉइन का कोई यूज केस होगा जिसकी वजह से डॉज कॉइन की प्राइस जो पंप करेगी। डॉज कॉइन की जो बुनियाद है वो यही है कि डॉज कॉइन न्यूज़ के ऊपर पंप करता है। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली सिचुएशन होगी। अगर जो एलन मस्क ट्विटर को बाय कर लेते हैं तो ट्विटर को बाय करने से पहले तक तो डॉज कॉइन हमें पंप करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही वो ट्विटर को बाय करेंगे डॉज जो है वो हैवी करेक्शन लेगा। ऑल्दो के डॉज तो करेक्शन लेने में जो है वो मास्टर हर दफ़ा यही करता है। शेट कॉइन्स इसी तरीके से करते हैं, या मीम कॉइन्स कह लीजिए उनको। अब ज़रा लूना के साथ भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन हुई, और इथेरियम के साथ भी, इथेरियम मर जाने के बाद कुछ इसी किस्म की सिचुएशन हुई। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा जो है हमें क्रिप्टो में एक्टिव नज़र आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। कॉइन बेस very supportive of giving community future trading commission exclusive jurisdiction ओवर बिटकॉइन एंड इथेरियम। अब बिटकॉइन इथेरियम की जो के हवाले से जो फैसला साजी है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर रहेगी या कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग के कमीशन के अंदर रहेगी। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो मैं इसको काफ़ी महीनों से आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रेगुलेशन होगी क्रिप्टो करेंसी की, या वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर होगी या फिर वो कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के अंडर होगी। तो डिफरेंट वेल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े जो इदारे हैं वो यही चाहेंगे कि अपने जहाँ उनको प्रॉफिट होगा वहाँ पे वो फेवर करेंगे। जैसे कि रिपल के लिए फेवर ये है कि, और ग्रे स्केल के लिए फेवर ये है कि जो बिटकॉइन और इथेरियम की लिस्टिंग है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में हो। आइदर के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ जो है वो एक्सआरपी का केस भी चल रहा है, उसके बावजूद भी एक्सआरपी के लिए फेवरेबल यही है कि बिटकॉइन की जो लिस्टिंग है वो जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, एक्सआरपी से मुराद रिपल की। अब कॉइन बेस ये कहता है कि बिटकॉइन और इथेरियम की जो लिस्टिंग है वो जो है वो कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में होनी चाहिए। इस तरीके से जैसे प्रूफ ऑफ वर्क की कॉइन और प्रूफ ऑफ स्टेक की कॉइन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क का कॉइन था, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉइन हो गया। अब प्रूफ ऑफ वर्क की कॉइन की लिस्ट में हमें बिटकॉइन, डॉज, एलटीसी वगैरह जो नजर आते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के कॉइन्स और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के कॉइन्स, और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने वाली कॉइन्स। तो आने वाले वक्त में इस तरीके से भी जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। तो इस वाले से जो रेगुलर कॉन्स्टेंटली अपडेट आती रहती है, उस वाले से हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आपने दिमाग में इस बात को ज़रूर रखें कि एक लिस्ट जो है वो यूएसए में जब क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगी तो एक लिस्ट यानी कि कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की होगी, दूसरी लिस्ट जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की, या फिर जो है वो क्रिप्टो जो है वो ओवरऑल यानी कि पूरी की पूरी क्रिप्टो जो है वो किसी एक सेक्शन में जो है वो लिस्ट हो जाएगी। आइदर वो कम्युनिटी हो या फिर वो जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। फिर उस हिसाब से रेगुलेशन होगी, उस हिसाब से टैक्स वगैरह का तमाम सिनेरियो होगा। फिर फीसिस वगैरह जो एक्सचेंज कट करती हैं उसमें भी जो है वो काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले आउट होगा। और इंडिया जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो पहले ही रेगुलेट कर चुका है। ऑल्दो कि इंडिया ने इन तमाम चीज़ों को गैम्बलिंग में जो है वो रेगुलेट किया। गैम्बलिंग में कुछ इस तरीके से कि उन्होंने हैवी टैक्सेशन वगैरह लगाया, जिस तरह गैम्बलिंग में होता है हाई रिस्क, तो इसी तरीके से उन्होंने क्रिप्टो को भी इसमें जो है वो रेगुलेट किया है, जिसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि फ्यूचर को जो वो रोक रहे हैं। ऑल्दो कि तमाम चीज़ें हमें जो है वो इंडिया में होती हुई नज़र आई हैं, और उससे पहले भी अगर आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, या इवन तो बांग्लादेश भी ले लें, तो यहाँ ये ऐसे ममालिक है जहाँ नई टेक्नोलॉजी को जो वेलकम नहीं किया जाता। हमेशा नई टेक्नोलॉजी जो है वो फ़ियर की सिचुएशन रहती है। कुछ इस तरह होता है, सपोज़ दैट कि बिटकॉइन जैसे क्रैश कर जाएगा तो हमें फ़ियर रहता है कि और ना गिर जाए, हम खरीदते नहीं हैं। और बिटकॉइन जब पंप कर जाता है तो हमें यानी हम फ़ियर होता है हमें कि हम बेचते नहीं हैं, हमें डर लग जाता है कि हम ग्रीडी हो जाते हैं कि ये और ऊपर जाएगा, हमें उसको ऊपर जाके बेचना चाहिए। तो हमारे जो मुल्क हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे सेम इसी किस्म की मेंटालिटी रेगुलेशन से रिलेटेड भी होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कोई भी रेगुलेशन होती है तो वो यही देखकर होती है कि
उसको जो है वो वेलकम ना किया जाए। तो इस हवाले से अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें, बाद में आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं रेगुलेशन की ज़द में आ गया, मेरे साथ इस किस्म की कोई चीज़ हो गई या मुझे पहले से पता ही नहीं था, क्योंकि 70-80 सालों से यही सिनेरियो तमाम चीज़ों में चलता आ रहा है। इधर वो फेसबुक हो बैन हुआ, पहले फिर ओपन हुआ, इंडिया में भी यही सीन हुआ। यूट्यूब हो या कोई भी एक्स कोई सा भी प्लेटफॉर्म, इवन दो पबजी भी हो, तो तमाम चीज़ों में ये होता है, इनिशियली बैन होती है, फिर दूसरा मुल्क उसको कैश आउट करा लेता है, फिर उसके बाद जब उसका कोई काम नहीं रहता उस हिसाब से, फिर उसको जो रेगुलेट करके जो है वो दोबारा से पब्लिक को दिया जाता है। तो रेगुलेशन का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, या उसको जो इनिशियली जो एक समझ लीजिए कोई चीज़ नई आती है, उसको कैच कराना, वो चीज़ जो है वो इस रीजन में जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उम्मीद है कि इस दफ़ा हो सके। आपकी इस बारे में जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये डेट का सेक्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे जाके देख लीजिएगा। एफएक्स स्ट्रीट्स को मैंने पहले शेयर किया था, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपके साथ शेयर करता चलूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 13 अक्टूबर, और इसके साथ जो है वो 12 अक्टूबर को एफएमसी की मीटिंग के मिनट्स, यानी कि जो पहली मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, उसमें वो बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा नेक्स्ट अनाउंसमेंट में। तो उसके साथ मैं आपके साथ कुछ डेट शेयर करता हूँ। यूएसए के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो होंगे ट्यूसडे मंगल वाले दिन 8 नवंबर को। अब 2 नवंबर को नेक्स्ट जो फेड के इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी। अब आप खुद बताएं, क्या यूएसए की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि 2 नवंबर को इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और जिसके बाद 8 नवंबर को जो है वो जब स्टॉक और तमाम चीज़ें क्रैश हो रही होंगी, तो उस वक्त जो है यूएसए में इलेक्शन चल रहा होगा। तो यूएसए गवर्नमेंट के लिए, बाइडेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इलेक्शन को जीतना है। इस इलेक्शन से पहले एक अच्छी परफॉर्मेंस रहना, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना। तो होप्स हो कि उम्मीद यही है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट ले, थोड़े बहुत रिकवरी के साथ रहे 2 नवंबर तक, और फिर इसको जो है वो और आगे जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट पे। फिर जो है वो वहाँ पे आपको जो है वो एक तरीके का जो है वो बिग क्रैश जो है वो नज़र आ सकता है। ये एक सिनेरियो जो कि नेक्स्ट होगा 14 दिसंबर को, जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि 2 नवंबर को एक्सपेक्टेड होगा 3.5 से लेकर जो वो 3.75 तक ही जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाए, 4% तक ना लेके जाया जाए, क्योंकि 4% तक लेके जाएंगे तो तो फिर यूएसए की स्टॉक जो क्रैश करेगी, और यूएसए की स्टॉक अगर क्रैश करेगी तो 8 नवंबर को इलेक्शन है, तो यूएसए की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी। फिर नेक्स्ट जो दिसंबर की वो होगी, क्या कहते हैं, दिसंबर में जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस होगा 14 दिसंबर को, वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। ये तो एक सिंपल एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक रिलीफ रैली हमें लेती हुई नज़र आए 13 अक्टूबर तक, जिसमें जो है वो सीपीआई की रिपोर्ट के हवाले से और फेड की एफएमसी की जो मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह होंगे, उस हिसाब से मार्केट अपने आप को पहले से ही एडजस्ट करती है। तो एक अच्छे खासे गेन में जो है वो उस टाइम तक जो है वो नज़र अगर बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, तो फिर जो है वो मार्केट 13 अक्टूबर के बाद जो है वो हैवी करेक्शन भी लेती हुई नज़र आ सकती है। तो तमाम चीज़ें डे बाय डे वेरिएट करेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को बिटकॉइन के हिसाब से अगर आप देखना चाहें, तो ऑप्शंस की एक्सपायरी से ईज़िली जो है गैस आउट किया जा सकता है, कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट देख लें तो हमें फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त जो है वो नेगेटिव में नज़र आते हैं, लेकिन मेजर इंडिसेस की जो क्लोजिंग है वो हमें पॉजिटिव में हुई है। 28 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है ऑप्शंस की मैक्स प्राइस होगी तकरीबन 19,000, और जो 7 अक्टूबर को भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, इस दिन भी हमें जो है वो मैक्स प्राइस नज़र आती है 19,500 के करीब। तो राउंड अबाउट इसको आप कॉन्स्टेंटली अगर आप देखते रहें, डेली भी देखते रहेंगे, तो ये वेरिएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आपको मैक्स प्राइस से इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रेडर जो है वो बिटकॉइन को एक सर्टेन डेट को, यानी कि एक ख़ास दिन को जो है वो किस रेंज में जो है वो देखते हैं। तो ऑल्दो कि अगर सपोज दैट कि इस वक्त आज 7 अक्टूबर ऐसा समझ लीजिए, और इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 20,000 है, तो आज के दिन की एंडिंग तक जो है वो बिटकॉइन की प्राइस 19,500 के करीब आना शुरू हो जाएगी। और सपोज दैट कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस वक्त 17,000 है, और 7 अक्टूबर के दिन आगे एंडिंग हो रही है, तो 17,000 से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगी। ऑयल देखो 19,500 के जितना करीब जा सकती है उतना करीब जो है वो जाएगी। वो मार्केट के वॉल्यूम और मार्केट की वेरिएशन और उस टाइम का ऑन टाइम जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो उस वक्त उस चार्ट पे जो टेक्निकल एनालिसिस चल रहा होता है, उसके हिसाब से फिर वो उतना गेन करती है। आइदर कि एक्यूरेटली उतना ही गेन हो, एक्यूरेटली वहीं तक गेन हो, वहीं तक लॉस हो, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन गेन और लॉस जो है वो मैक्स प्राइस के हवाले से, इसको पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, शेयर किया था, तो काफ़ी टाइम से इसको फॉलोअप करता है। आइदर 100 में से 80 टाइम जो है वो इसको फॉलोअप करता है। तो उसको इन डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, डेली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा गेन नज़र आता है तमाम कॉइन्स में। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो हमें लॉस में नज़र आता है, एमवी हमें लॉस में नज़र आता है, जो कि पास्ट डेज में काफ़ी ज़्यादा गेन में थे। डॉज कॉइन और सोलाना में हमें बाइंग प्रेशर एक तरीके से नज़र आता है, सेलिंग प्रेशर में एक्सआरपी, इथेरियम, लूना क्लासिक,
सोलाना, लूना, डॉज, मैटिक तमाम चीज़ें ही हमें जो है वो नज़र आती हैं। बाइंग प्रेशर में बिटकॉइन और इथेरियम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा थोड़ा-सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें तो बिटकॉइन इस रेंज में अगर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, साइडवेज मूवमेंट ले लेता है और ये वाला वीपीवीआर में यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तब तो एक पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन इस रेंज तक भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि बिटकॉइन दोबारा से इस रेंज को टेस्ट करे और डबल टॉप, अगर ये फॉर्मेशन इस तरीके की होती है कि एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली, दूसरी दफ़ा सेम उसी पॉइंट से रिजेक्शन जो बिटकॉइन को फेस करनी पड़ी, तो फिर आपको और रेंज यानी कि ये रिजेक्शन जो है वो यहाँ तक भी जाती हुई नज़र आ सकती है, ऑल्दो कि आरएसआई इस रिजेक्शन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा एस&पी 500 इंडेक्स से देख लें तो एस&पी 500 इंडेक्स हमें 30 सितंबर से अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। आइदर कि जब एस&पी 500 इंडेक्स क्रैश करता है तो क्रिप्टो भी क्रैश करती है, लेकिन एस&पी 500 इंडेक्स जब परफॉर्म करता है, जब गेन करता है तो उसके 1 या 2 दिन बाद जो है वो, यानी कि अगर एस&पी 500 इंडेक्स का जो गेन है वो 1 या 2 दिन तक मेंटेन रहता है, तो फिर उसके बाद जो है वो बिटकॉइन हमें गेन लेता हुआ नज़र आता है। फिर बिटकॉइन के गेन लेने के बाद हमें इथेरियम और फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो गेन लेते हुए नज़र आते हैं। बिटकॉइन एक सर्टेन पॉइंट पे रुक जाता है, बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आती रहती है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस उसी रेंज में रहती है और जिसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप करते हुए नज़र आते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है जिसमें एक थोड़ी बहुत रिलीफ रैली भी हमें देखने को नज़र आती है। इसमें बिटकॉइन हमें 22,000 23,000 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है इस रेंज में। तो एस&पी 500 इंडेक्स के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चांसेस हैं एस&पी 500 इंडेक्स के ऊपर आज के दिन भी जो है ऊपर जाने के, ऑल्दो के इस वीक की जो है वो क्लोजिंग शायद हमें थोड़ी बहुत बुरी मिले, लेकिन आज का दिन और कल का दिन जो है वो हमें शायद अच्छा नज़र आए। लिक्विडेशन की साइड से देख लें तो स्टिल जो 23,000 के करीब अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा मार्जिन है। इतने कम ट्रेडर जो है वो बहुत ही रेयरली होता है ऐसा कि जो है वो लिक्विडेशन जो है इतनी कम हो। लेकिन अगर हम देखें तो इसके जो परेशान करने वाली चीज़ है वो यही है कि बिटकॉइन के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन एक्सचेंजेस से तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो आउट हो चुके हैं। 7 डे टाइम फ्रेम में देखें तो तकरीबन 53,000 के करीब जो है वो आउट हैं। इसी के साथ देख लें तो बिटकॉइन 44 मूविंग एवरेज की अब रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन को और 44 मूविंग एवरेज को सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन को और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस और इसके बीच ही जो है वो ट्रैवल आउट करता हुआ नजर आएगा। तो आप इजीली जो है वो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स को मेंटेन कर सकते हैं। टेंसो चार्ट के हिसाब से मैं आपको शेयर करता चलूँ कि बिटकॉइन ऊपर तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट थी, सेलिंग भी था, आपको स्लाइटली जो है वो ग्रीनिश नजर आता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस रेंज में तो ग्रीन नजर आता है। इसके बाद बिटकॉइन ने एक सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश की, यहाँ पे मेंटेन कर सकता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइंग। इसी के साथ वॉल्यूमेट्रिक सिचुएशन देख लें तो वॉल्यूमेट्रिक सिचुएशन कोई खास नहीं है। शेडो एरिया को जंप करके ही जो बिटकॉइन को सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, ऑल्दो कि मैनिपुलेटेड जंप्स होते हैं ये, तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की या स्ट्रॉन्ग एंट्री, बाइंग एंट्री जो हमें देखने को नहीं मिलती है। बिटकॉइन की ओवरऑल सिचुएशन देख लें शॉर्टर टाइम फ्रेम में चल के रहा, तो बिटकॉइन के तकरीबन 25,000 बिटकॉइन सेलिंग के लिए मौजूद हैं 21,000 की रेंज के ऊपर, और 9,000 के करीब जो है वो बिटकॉइन मौजूद है 20,000 की रेंज के ऊपर। मींस दैट कि 21,000 रुपये हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ सकती है। अगर 21,000 को ब्रेकअप कर जाता है, 21,000 पे जो 25,000 बिटकॉइन है कोई बाय कर लेता है, फिर ऊपर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती। 23,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको इसी रेंज में 21,000 पे 25,000 बीटीसी के बाई ऑर्डर जो है वो सेलिंग ऑर्डर हमें नज़र आते हैं, जो कि एक हैवी सेल प्रेशर जो है वो बिटकॉइन का रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो कि अगर आप बाइंग प्रेशर देखें तो बाइंग प्रेशर बिटकॉइन को 19,000 से मिल सकता है, जो कि तकरीबन 17,000 के करीब जो है वो बाइंग ऑर्डर्स हमें 19,000 की रेंज में लगते हैं। ऑल्दो कि यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है फिर हमें जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन 19,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 21,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाय ऑर्डर के हिसाब से हमें नज़र आती है। सेम इसी चीज़ को इसी वेबसाइट के अंदर आके आप 1000 को चेंज करके 100 कर दें तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में नज़र आ जाएगा और आपको जो शॉर्टर ट्रेडिंग सेटअप मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी, जिसको आप ऑन चेन ऑर्डर भी कंसीडर कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।